पेमेंट नहीं जा रही है उसको, जो उसको बोला होगा कि हम तुम्हें महीने के 2-3 लाख रुपए देंगे, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी सिक्योरिटी है। अब उनके पास पैसा, क्योंकि साजिद मीर जैसे भी उन्होंने 36 पाल रखे हैं ना, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। ये भी हो सकता है। इमरान खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मुझसे कोई पूछता नहीं है, सब फैसले बाजवा करता है। तो ड्रोन बेस देने का फैसला, इतना इंपॉर्टेंट फैसला, जो कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, जो कि एक मिलिट्री फैसला है, वो इमरान खान करेगा। सारे मुस्लिम कंट्रीज मना कर रही हैं, कोई फिलिस्तीनियों को लेने के लिए तैयार नहीं है। पर यूरोप वाले हैं बेवकूफ, यूरोप वाले लेने को बड़े खुश हैं, कह रहे हैं नहीं यार हम तो फिलिस्तीनियों को लेंगे, बड़ा मजा आता है जब ये हमारे शहरों में आग लगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साजिद मीर कौन था? मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको किसी ने जहर खिला दिया। अब लोग कह रहे हैं कि है से था होने में उसके ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें झोल है दोस्तों। हम ये कह देते हैं कि साजिद मीर कौन है। साजिद मीर अभी क्योंकि जिंदा है, क्योंकि सांसें ले रहा है, साजिद मीर वो है जिसने 26/11 प्लान करा था। हाफिज सईद का खासुल खास, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन साजिद मीर, 26/11 का प्लानर, 26/11 का प्लॉटर। उसको किसी ने जहर दे दिया और वो है इंटेंसिव केयर यूनिट में, और उसको लगा है बिल्कुल, जिसको वो पाइप वाइप लगे हैं बॉडी में और जहर फ्लश आउट करने की बात चल रही है, उसकी वेंटिलेटर पे है, उसकी नब्ज मॉनिटर करी जा रही है। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग किस्म की बातें हो रही हैं और मैं आपको ये बताऊंगा सोशल मीडिया में क्या बात हो रही है, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं और मीडिया आउटलेट से पढ़ रहा हूं, जिससे मैं अग्री करता हूं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, साजिद मीर जो है ये हाई वैल्यू टारगेट, जिसको हम लोग कहते हैं HVT, यानी कि हाई वैल्यू टारगेट, ये भारत के लिए हाई वैल्यू टारगेट था। भारत इसकी खोज में भी था। इसके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। ठीक है जी, $5 मिलियन का इसके ऊपर, साजिद मीर के ऊपर रिवॉर्ड है। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहा है। अब हुआ क्या कि जब इसको जहर दिया, ये पूरा सिलसिला जो है जहर देने का और फिर अस्पताल जाने का, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये फिर रॉ ने एक बंदे को निपटा दिया। ये भी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि भारत के इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रॉ ने इसको जहर दे दिया। जैसे और लोगों को ये लोग फड़का रहे थे, इसको भी फड़काने की पूरी कोशिश रही है, इसको मार डालेंगे ये लोग रहे। लेकिन एक और इसके ऊपर ना लॉजिक है दोस्तों, एक और लॉजिक इसके सामने आ रहा है, और लॉजिक ये आ रहा है कि उसको अमेरिका भी ढूंढ रही है साजिद मीर को, और अमेरिका ने उसके ऊपर लगाया है अवार्ड $5 मिलियन का। चक्कर ये है कि $5 मिलियन का अवार्ड जो है वो, क्या पाकिस्तान ने ये बोला है या पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अगर हम इसका मौत का ड्रामा करेंगे तो साजिद मीर के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा? सोचिए, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं ना, अलग अलग वजह के लिए। पाकिस्तान ये कहता है कि साजिद मीर को जहर दे दिया, वो मरने वाला है, फिर बोला कि जी वो तो मर गया, उसका नमाज जनाजा भी पढ़ लिया, इतने लोग उसकी फ्यूनरल में आए थे, उसको हमने दफना दिया। साजिद मीर की करी प्लास्टिक सर्जरी, उसकी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल मुड़वाए, थोड़ा सा नाक वाक चीक बोन्स उसकी ठीक करी, आइस ठीक करी दाएं बाएं, बस साजिद मीर को नई आइडेंटिटी दी, आराम से रह रहा है कहीं पे, कोई पूछने वाला नहीं है। नाम उसका बदल दिया, कुछ और नाम रख दिया। ये बड़ी आम सी चीज़ है दुनिया में दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म की बात नहीं है, ये बड़ी आम सी चीज़ है। क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है कि साजिद मीर को जानबूझ के कोट अनकोट मारने की कोशिश, कि उसको मार दिया, वो तो मर गया, जबकि वो मरा नहीं है? एक बात ये भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि साजिद मीर को बहुत ज़्यादा पता है हर एक एसेट की। जो भी एसेट होगा ना, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप बाजार से दवाई भी लेंगे, उसमें एक्सपायरी डेट होती है ना। एक्सपायरी डेट जब खत्म हो जाती है दवाई की, तो आप क्या करते हैं? क्या आप दवाई को पीते हैं? नहीं, आप उस दवाई को डस्टबिन में फेंक देते हैं, या घर के बाहर वाला जो बड़ा कम्युनिटी डस्टबिन है आप उसमें फेंक देते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि घर वाला कोई भी गलती से वो एक्सपायरी वाली दवाई पी ले या खा ले, जिससे उसको नुकसान हो जाए, ये नहीं चाहते आप। देशों में भी ऐसे ही होता है दोस्तों कि कुछ कुछ आतंकवादी होते हैं जिनके पास जिनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती। क्या साजिद मीर का एक्सपायरी डेट हो गई? क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है आज की तारीख में कि जो हमारा कल एसेट था, जो लायबिलिटी है, यानी कल जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, आज वो बोझ बन चुका है हमारे ऊपर? अब ये कंपनी की नौकरी तो है नहीं कॉर्पोरेट की कि HR ने बुला के फायर कर दिया उसको, या बॉस ने बुला के बोला यू आर फायर्ड, ऐसा तो होता नहीं है भाई, ये तो आतंकवादी हैं। तो इनके साथ क्या चक्कर रहता है आतंकवादियों के साथ कि ये या तो जाके किसी और तंजीम में ज्वाइन कर लेंगे,
या फिर अपना मुंह खोलते हैं, ये बोलते हैं कि अच्छा ये आईएसआई वाला फलाना इसने हमें ट्रेनिंग दी थी, 26/11 में पाकिस्तानी आईएसआई पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ये भी कह सकता है, ये कुछ भी कह सकता है। अगर ये नाखुश है पाकिस्तानी स्टेट से, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है आज की तारीख में, हो सकता है कि साजिद मीर को पेमेंट नहीं जा रही हो, पेमेंट नहीं जा रही है उसको, जो उसको बोला होगा कि हम तुम्हें महीने के 2-3 लाख रुपए देंगे, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी सिक्योरिटी है। अब उनके पास पैसा, क्योंकि साजिद मीर जैसे भी उन्होंने 36 पाल रखे हैं ना, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। ये भी हो सकता है कि साजिद मीर ने फिर बोला हो कि अच्छा तुम मुझे पैसे नहीं दोगे बेटा, तुमने उस फलाने को तो पैसे दिए थे, तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तो ऐसा देखिए, ये जो इंटेलिजेंस की दुनिया है उसमें ऐसे काले कारनामे होते रहते हैं। तो अभी फिलहाल पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया वो कह रहा है कि भारतीयों ने खिला दिया जहर, और भारतीयों का ये मानना है कि यार ये खुद ही अंदर से कुछ दांव पेच कर रहे हैं, या तो उस बंदे को किसी ने जहर नहीं खिलाया, टोटली फेक स्टोरी है ये, टोटली फेक स्टोरी, या फिर इसको ठंडा करने का पाकिस्तान का पूरा प्रोग्राम है। पाकिस्तान से दूसरी खबर है कि फॉर्मर पाक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर इनके शाह महमूद कुरैशी, उनको इंडाइट साइफर केस में दोबारा करा जाएगा दिसंबर 12। अच्छा, ये साइफर केस है क्या दोस्तों? आपको पता था ना इमरान खान, ये फोटो देखिए इमरान खान की, वो जलसे में वो ऐसा सफेद कागज पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाता था, ये अमेरिका की साजिश है, ये इसकी साजिश है, वो उसकी साजिश है, वो है साइफर केस। लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला, ऐसा उस साइफर में कुछ लिखा ही नहीं था। अब होती है बातें यार डिप्लोमेट्स के बीच में, मैं मना नहीं कर रहा, होती हैं यार, आई वी डिसएग्री विद, अरे ऐसा थोड़ा ना होगा, हम ये कर देंगे, ऐसी बातें होती हैं, और उसका साइफर बना के भेजा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि कितना सीरियसली लें, क्या था, क्या ये मैसेज था। इमरान खान ने एक डिप्लोमेटिक साइफर को एक इलेक्शन स्टंट बता दिया, और पूरे दिस मैन कांट बी ट्रस्टेड, आई थिंक ही इज डिरेंज्ड, ये थोड़ा अनहिंज्ड टाइप का आदमी है इमरान खान, क्योंकि किसी भी चीज को, अब इसकी सरकार, ये देखिए ना इसने कितना बड़ा चूरन खिलाया, मैं साइफर केस को छोड़िए, वो तो जब होगा, इसने कितना बड़ा चूरन खिलाया पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने, कि ये कहता है कि मेरी सरकार, मेरी यानी कि इमरान खान की सरकार अमेरिका गिराना चाहती। क्यों गिराएगा अमेरिका तुम्हारी सरकार? क्यों, मतलब अमेरिका को क्या फायदा और क्या नुकसान है? देखिए ना, इंसान का दिमाग होता है ना, एक हिंदी में कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का बुरा समय आता है या जब विनाश उसका होता है, बर्बादी उसकी होती है, तो उसका दिमाग उल्टा चलना शुरू हो जाता है। इमरान खान के साथ यही प्रॉब्लम है, और यही रही है इमरान खान के साथ हर समय ये प्रॉब्लम। अब देखिए छोटी सी बात, अमेरिका मेरी सरकार को गिराना चाहता है, क्यों गिराएगा तेरी सरकार? कौन से ऐसे नगीने जड़े हैं तुम्हारी सरकार में यार? मैंने अमेरिका को ड्रोन बेसिस नहीं दिए, मैंने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। अरे बेवकूफ आदमी, अमेरिका को अगर ड्रोन बेसिस चाहिए तो आर्मी चीफ से बात करेगा, तुमसे बात करेगा वो। भाई इमरान खान ने क्या बोला? यही तो इमरान खान ने बोला कि मुझे काम नहीं करने दिया, मुझे काम नहीं करने दिया। इमरान खान क्या गाना गाता था? इमरान खान जो हर समय इनकी जो तड़प थी, इनके दिल में जो सांप लौटते थे छाती पे इमरान खान के, किस बात को लेके? कि कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने कभी मुझे ठीक से काम नहीं करने दिया, कभी मुझे ठीक से काम नहीं करने दिया। अरे भाई साहब, अगर आपको ठीक से काम नहीं करने दिया और आपके हाथ पैर बंधे थे, तो क्या अमेरिकनों को यह बात नहीं पता थी कि इमरान खान सिर्फ एक कठपुतली है और असली जो चालक है वो बाजवा है? बाजवा पूरी कठपुतली हिला रहा है और इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये तो अमेरिकन को भी पता है। तो अमेरिकन को तो पाकिस्तानियों को ब्लड ग्रुप पता है, डीएनए पता है यार इनका। अमेरिकन से अच्छा पाकिस्तानियों को कोई नहीं जानता। दे नो बेस्ट अबाउट पाकिस्तानीज, दे आर द अल्टीमेट अथॉरिटी, क्योंकि सबको पैसे खिला रखे हैं अमेरिका ने। अगर अमेरिका को यह पता है कि इमरान खान की कोई औकात नहीं है, और इमरान खान खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मुझसे कोई पूछता नहीं है, सब फैसले बाजवा करता है, तो ड्रोन बेस देने का फैसला, इतना इंपॉर्टेंट फैसला जो कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, जो कि एक मिलिट्री फैसला है, वो इमरान खान करेगा? वो इमरान खान करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। वो तो जनरल बाजवा नहीं करना था जो उस समय आर्मी चीफ था। तो अमेरिका को अगर कुछ भी चाहिए पाकिस्तान में, तो प्रधानमंत्री से बात थोड़ा ना करते हैं। प्रधानमंत्रियों की पाकिस्तान में कभी औकात नहीं रही दोस्तों, कभी औकात नहीं रही। दो कौड़ी के जैसे, मतलब आप समझ लीजिए कि ही इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ ब्यूरोक्रेट विदाउट एनी पावर्स। ही इज अ ग्लोरिफाइड ब्यूरोक्रेट। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका को लेके, जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया को लेके, जो फॉरेन पॉलिसी है आपकी चाइना को लेके, रशिया को लेके, अफगानिस्तान को लेके, ये जो भी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इन सब की फॉरेन पॉलिसी तो जीएचक्यू रावलपिंडी डील करता है। इनका फॉरेन ऑफिस थोड़ा ना करता है। अब ये साइफर का केस होगा 12 तारीख को, क्या पता लगेगा। इनको इंडाइट करा गया है, देखिए क्या होता है। अच्छा,
अब ईरान चलते हैं दोस्तों। ईरान से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि मेजर जनरल हुसैन सलामी, ये कमांडर इन चीफ ऑफ ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC, इसने बोला है कि भाई अगर अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन दोबारा हो जाता है तो 48 घंटे के अंदर इजरायली रजीम गिर जाएगी। ये सब ना बकवास ज्यादा करते हैं। ये जो ईरानी है ना, पता नहीं क्यों इतने बड़बोले हैं, औकात जीरो है इनकी। इनको कोई कुछ पूछ नहीं रहा दुनिया में, सब कोने में खड़ा करके रखते हैं, इनकी बेइज्जती हर जगह होती है। ये पता नहीं इतने चौड़े क्यों बनते हैं ईरानी, यार मुझे समझ में नहीं आता। ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अरे ये हो जाएगा तो तुम करो ना यार, तुम्हें किसने रोका है? अटैक करो इसराइल को, रोका है तुम्हें किसी ने? अब ये जो है, इसका नाम है हुसैन सलामी, ये बकवास कर रहा है। इसके पहले था कासिम सुलेमानी, उसको अमेरिका ने निपटा दिया। कासिम सुलेमानी गाड़ी में जा रहा था, ऊपर से ड्रोन ने मारी मिसाइल, कासिम सुलेमानी का थैंक यू हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ईरान वाले इतना क्यों बोलते हैं यार। और अगर आप बोल रहे हो, मैं मना ही नहीं है बोलना, आपका हक है बोलना, बयान देना आपका हक है, ठीक है, पर आप कुछ काम भी तो करो यार। ये देखो ये क्या कह रहा है। इजराइल एक बड़ी पेनफुल यानी कि बड़ी दुखदाई सिचुएशन में है। इसके बाद IRGC के चीफ ने यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को धमकी दी थी। ये लोग पता है सीरियसली नहीं लेते इसको, पागल को। अमेरिका और इजराइल इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। ये पगलेट टाइप का, ये किम जोंग टाइप की ना, वैसी रजीम है इनकी, जैसे नॉर्थ कोरिया की। वो भी हर तीसरे दिन कहता है न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, मैं बम मार दूंगा। आप लोगों ने डिस्कस करना है, पगलेट है यार, दो कौड़ी का आदमी नहीं, दिमाग विमाग नहीं, अलग करो। यही चीज ईरान की हो गई है। ईरान हर रोज थ्रेट देता है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आज तक ईरान ने कुछ करा नहीं, बस आतंकवादियों को पैसे दे दिए, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे दी। ईरान खुद जाके, यार तुम इतने बड़े जिहादी हो, इतने बड़े मर्द मोमिन हो, इतने बड़े तुम शूरवीर हो, योद्धा हो, इतने बड़े टाइगर हो तुम, तो जाके इजराइल को अटैक करो ना यार। किसने रोका है तुम्हें? गो एंड अटैक इजराइल इफ यू हैव द गट्स। क्यों नहीं करते? ये मुझे लगता है कि ईरानियन जो है ना, दे आर फारसी स्पीकिंग लाहौरीज। लाहौरीज ऑल्सो गैस बैग्स, ईरानियंस ऑल्सो गैस बैग्स, इनके बस का कुछ नहीं है। अब ये कहता है कि लास्ट मंथ, पिछले महीने, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने मुस्लिम स्टेट्स को यह बोला था कि पॉलिटिकल टाइज आपकी जो इजराइल के साथ हैं उनको काट दो। लोगों ने बेइज्जती कर दी इसके, बोला भाग यहां से, भाग, निकल यहां से। तो बेइज्जती हो गई इसकी, ठीक है। थोड़ा बहुत तुर्की ने ड्रामा करा, और ड्रामा बनाने में इर्तुगुल गाजी टाइप के ड्रामे में तो तेज है तुर्की। तो तुर्की ने फिर थोड़ा सा ड्रामा करा कि हम एम्बेसडर वापस बुला रहे हैं। टाइज नहीं काटे किसी मेजर मुस्लिम मुल्क ने, टाइज नहीं काटे, कोई नहीं काटेगा यार। ईरान जैसे पागल देश को, बेलगाम पागल जो इनका खुबैनी है, उसके चलते आपको क्या लगता है कोई टाइज अपनी काट देगा? नोबडी विल डू इट, नोबडी विल डू इट। कोई इतने, ये बाकी मुसलमान मुल्क हैं जैसे सऊदी अरब है, UAE है यार, ये बड़े रईस मुल्क हैं और बड़े मैच्योर और बड़े स्टेबल मुल्क हैं। दे वोंट लिसन टू मैडमैन लाइक दीज गाइज, ठीक है जी। Some Muslim governments sometimes condemn the bombings and assemblies and statements and like, and some don't even do that. This condemnation is not enough. They should cut off this vital artery of the Zionist regime. सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये वही है, लाहौरी है ये। लाहौरी क्या करता है? गरीबों को बोलता है तुम जाके कश्मीर में जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाओ, और खुद के बेटे को भेजता है लाहौरी लंदन, ठीक है। गरीब के बेटे को भेजता है कश्मीर जिहाद के लिए, और अमीर का बेटा जाता है ऑक्सफोर्ड। ये लाहौरी माइंडसेट अब इनके बीच में ये देखो, ये इनके बीच में इन्होंने यही बात कर दी। ये कह रहे हैं ऑयल, एनर्जी, गुड्स एंड द लाइक टू एंटर द ज़ायनिस्ट रेजिम, दे शुड लिमिट देयर पॉलिटिकल रिलेशंस, कट ऑफ कर दो। अब एक बात बताओ यार, ऑयल किसी ने कट करा नहीं, एनर्जी किसी ने कट करी नहीं, गुड्स, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल एसेट है दुनिया के लिए। इजराइल इज एन एसेट, ईरान इज अ लायबिलिटी। मैं अगर आपको बेसिक फाइनेंस टर्म्स में बताऊं, इजराइल एसेट है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, इजराइल के पास तेल नहीं है, इजराइली के पास दिमाग है। दे हैव अमंग्स द बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। आप कितनी चीज, कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि इजराइल में बनी है, हमें पता ही नहीं है कि इजराइल में बनी है। हमें लगता है अमेरिका या वेस्ट ने बना, नहीं, इजराइल की बनाई हुई टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा, राइट। ईरान ने क्या बनाया, क्या बनाया? बेवकूफ, इससे ज्यादा ईरान कुछ नहीं कर सकता। आप पूछिए ना ईरान से, आपने क्या करा, आपकी क्या अचीवमेंट है आपके देश की? ईरानियन जो देश की है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। आपकी क्या अचीवमेंट्स है, कुछ तो बताइए। बस जिहाद कर दो, इसको आग लगा दो, इसको काट। इसके अलावा इन्होंने कुछ बढ़िया काम, कोई पॉजिटिव काम करा? ईरानियों ने नहीं करा। टैलेंट नहीं है,
देयर इज नो टैलेंट एक्सेप्ट टू किल एंड मर्डर एंड मेम, देयर इज नो अदर टैलेंट। अगर है तो बताइए आपने क्या करा है, ब्रिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नो द ईरानियन रेजिम हैज डन दिस, यू डन नथिंग। इनकी देखो, ईरान के बारे में मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों। जब बात होती है इजराइल से लड़ने की तो बहुत बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं आपको बात बता रहा हूं उनकी, ईरानियन रजीम कभी कुछ नहीं करती इजराइल के सामने, बस बकवास इनसे करवा लो, ये फलाना जर्नल, ये फलाना खुमैनी ये कर देंगे, यहूदियों को मार देंगे, ये कर दो वो कर दो। पर जब कोई कहता है कि ठीक है साहब पहले आप शुरू करिए, मैं आपके पीछे, कह रहा नहीं यार ये तो हम मजाक कर रहे थे ऐसी। लेकिन 16 साल की लड़की ने अगर हिजाब नहीं पहना तो उसको मार मार के पहले वो कोमा में जाएगी, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। इसमें बड़े तेज हैं ईरानी लीडर्स, अपने लोगों पे गुंडागर्दी, हिजाब के ऊपर औरतों को मरवाना, ये सब कर सकते हैं। प्रोफेशनल सोल्जरिंग इनके बस का नहीं है। आप ये बोलो कि ईरानियन आर्मी जाए और इजराइल के ऊपर हमला बोल दे, औकात है तो करके दिखाओ। सुअर की तरह मारेगा यहूदी, सुअर की तरह। और सारे जो ये तुम्हारे खुमैनी टुमैनी है ना, सब इन सब के सपनों में आएंगे यहूदी, इतना मारेंगे तुम्हें। क्योंकि तुमने आज तक, सिर्फ मैं ईरानी रेजिम को बोल रहा हूं, द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, यू हैव ओनली थ्रेटेंड, यू हैव नेवर डन एनीथिंग एक्सेप्ट फ्यूल टेररिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट केपेबल, यू आर टोटली इनकेपेबल। इफ यू हैव द गट्स, सेंड योर ट्रूप्स टू गाजा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IRGC, जो बड़े एलिट ट्रूप्स हैं, जो कह रहे हैं साहब दुनिया फतेह कर देंगे हम, ईरान के जो हैं, जिसका जनरल है ये हुसैन सलामी, आप जाओ ना गाजा में, आप बोलो कि यहूदियों के साथ लड़ना है हमने, और जो आपके भाई हैं हमास वाले, उनका साथ दीजिए। हमास वालों को तो मार मार के सुअर बना दिया, तुम्हें भी मार मार के सुअर बनाएंगे। तुम जाओ तो एक बार। डायलॉग मारना बड़ा आसान होता है यार, इट्स वेरी इजी टू से दैट एवरीबॉडी शुड डू दिस, व्हाई डोंट यू डू इट योरसेल्फ, गो अहेड एंड डू इट। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी अच्छी और डिफरेंट खबर आई है, एंड थैंक गॉड ऋषि सुनाक ने स्टेटमेंट दिया है। ऋषि सुनाक यह कहता है कि ही वांट्स टू रिड्यूस इमिग्रेशन। पहले तो बड़ा दिल दरिया हो रहा था इनका, पूरे यूरोप वालों का, आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें चोट लगी है तुम आ जाओ, तुम्हारा दिल टूटा है तुम भी आ जाओ, तुम्हें अपनी सरकार पसंद नहीं आ जाओ। ये फ्रीडम, ये जितने भी गोरे फ्रीडम 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 ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब करते हैं गोरे, ये सब फ्रॉड है। जब इनके देश में होना शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन स्टॉप करो। पूरे यूरोप में अब ये चर्चा चल रही कि इमिग्रेशन बंद करो, इमिग्रेशन बंद करो। ये बाहर से लोग आते हैं, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, अब ऋषि सुनाक कह रहा है, ऋषि सुनाक कह रहा है कि वी वांट टू रिड्यूस नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू मूव इनटू यूके ईच ईयर बाय हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। कई लाख लोग जो आते हैं, राइट, वो हमें कम करने हैं। हर साल कई लाख पहुंच जाते हैं, इस नंबर को हमें ड्रास्टिकली कम करना है। ठीक है, वर्ड यूज करा है ड्रास्टिकली। 3 लाख लोग जो हैं, करीब लोग कह रहे थे कि पिछले साल तकरीबन 7.5 लाख लोग आए थे यूके में, 7.5 लाख, इसमें से ये 3 लाख हटा रहे हैं, यानी कि इस साल 3 लाख कम लोग आ पाएंगे। बिल्कुल इन्होंने हटा दिया है। और इसका ये कहना है ऋषि सुनाक का कि देखो, साफ सीधी बात है, हमें ये देखना है कि जो इमिग्रेशन है, जो लोग आ रहे हैं यूके के अंदर, क्या इससे यूके का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Essentially what he is looking at is how will it benefit the United Kingdom, and I think this is how it should be. Are you getting the best people to UK? Are you getting the finest talent in the world to UK? Or are you just getting Palestinian riffraff? You can do that too if you wish. You can do that too. But they will damage your country irrevocably. You will never be able to go back. एक बार ये घुस गए, Moroccans, Palestinians, Yemenis, सुडनीज, ये एक बार आपके देश के अंदर अगर इन्होंने पकड़ बना ली है तो एक ही काम होगा, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह। अगर आप ये सोचते हैं कि यूके की तरक्की होगी, यूके की तरक्की नहीं होगी। इसलिए मैं तो और चीज कह रहा हूं, मैं तो और कह रहा हूं, 7.5 लाख का पिछले साल का फिगर है, 7.5 लाख लोग आए थे, ये कह रहे हैं 3 लाख कम कर देंगे। मैं 3 लाख नहीं, 7 लाख कम करो, 7 लाख कम करो, मत आने दो किसी को, भाड़ में जाओ, नहीं आ सकते। अब इन्होंने ये बोला है कि जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं वो पहले अपनी फैमिलीज ले आते थे, उनको भी मना कर रहे हैं ये लोग। सबको मना करो, सबको। यू डोंट नीड एनीबडी इन द यूके। आप कोई भी यूरोपियन मुल्क को या कोई भी और मुल्क को,
आप ये देखो भाई, ऐसा है कि अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपको जो 5 साल, 3 साल, 10 साल जो भी आपका वो है, वो आपको काम करना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने करा क्या है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स क्या है। ये दिल का दर्द लेके कि यहूदी ने हमारे खिलाफ साजिश करी इसलिए हमें यहां का सिटीजन, ये सब मत करो। अगर आप किसी के घर का कूड़ा उठा के अपने घर में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आज की तारीख में फिलिस्तीनियों को कोई नहीं लेना चाहता। इजिप्ट मुस्लिम कंट्री मना कर रही है, जॉर्डन मुस्लिम कंट्री मना कर रही है, कुवैत मुस्लिम कंट्री मना कर रही है, सारे मुस्लिम कंट्रीज मना कर रही हैं, कोई फिलिस्तीनियों को लेने के लिए तैयार नहीं है। पर यूरोप वाले हैं बेवकूफ, यूरोप वाले लेने को बड़े खुश हैं, कह रहे हैं नहीं यार हम तो फिलिस्तीनियों को लेंगे, बड़ा मजा आता है। जब ये हमारे शहरों में आग लगाते हैं, मोरक्कन्स जब आके फ्रांस में आग लगाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल सब कुछ ऐसा खिला खिला सा लगता है, सब लाइटें, वो लाइटें तुम्हारे घर के जलने की रोशनी है। वो बेवकूफों, मत करो ये, अभी भी मैं वार्न कर रहा हूं। इमिग्रेशन कट इट बाय 99%, बी वेरी ब्रूटल, जस्ट कट आउट इमिग्रेंट्स, यू डोंट नीड, एंड एटलीस्ट नॉट टू सेटल डाउन। इफ समबडी वांट्स टू वर्क इन द यूके, आपको मैन पावर की जरूरत है, इफ यूके रिक्वायर्स मैन पावर, टेल पीपल दैट ओके, you have a job from a company like Dubai does. If you have a job from a company, do you have a sponsor? Come work for 10 years, work for 5 years, then go back. Don't give them a UK passport because tomorrow you will suffer. आज फिलिस्तीनियों से तुम लोग परेशान हो ना, आज तुम लोग मोरक्कन से परेशान हो, यही कल खालिस्तानी तुम्हारी छाती पे मूंग दलेंगे, because they know nothing else apart from chaos. They know nothing. इनको फितना के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, यही काम इन्होंने करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है और अब मैं आता हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। दोस्तों ये पहला सवाल है विपुल दलाल का। विपुल जी नमस्कार। ये कहते हैं मेजर जय श्री राम विपुल जी। आप बात करते हैं फार राइट की यूरोप में, क्योंकि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि यह भारत में भी हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ने बहुत हमें डैमेज करा है। करंट गवर्नमेंट इज वेरी सेंटर्ड एंड डू यू थिंक मोर हिंदू फार राइट लीडर्स आर येट टू एंटर इंडियन पॉलिटिक्स? देखिए ये होगा, ये हर जगह होगा, ये दुनिया का फिनोमेना है, सिर्फ भारत का फिनोमेना नहीं है। अगर आप यूएस में देखें तो आपको रिसर्जेंस दिखेगा रिपब्लिकन्स में, आपको ट्रंप दिखेगा। आप इजराइल में देखिए आपको बेंजामिन नेतन्याहू दिखेगा। ठीक है, अब यूके में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सुएला ब्रेवरमैन जो है ना यूके की, सुएला ब्रेवरमैन इज अ थॉट, इट्स अ फिलॉसफी, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल। आपको फार राइट के लीडर्स या राइट विंग लीडर्स, सब फार राइट नहीं होते, कुछ राइट ऑफ सेंटर टाइप के भी होते हैं, तो ये आपको मिलेंगे। लेकिन भारत की प्रॉब्लम इमिग्रेशन की नहीं है। जो मैं बांग्लादेशियों की बात नहीं कर रहा जो इलीगली आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट द मोमेंट। हमारी इंटरनल पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे, आप ये पूछते हैं कि हिंदू फार राइट लीडर्स आएंगे, हिंदू राइट विंग लीडर्स और आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों? मुस्लिम राइट विंग, आपको क्या लगता है ओवैसी क्या है? ओवैसी सेक्युलर है? उसकी पार्टी का नाम क्या, जरा बताइएगा, लिखिए कमेंट्स कॉलम में, ओवैसी की पार्टी का नाम क्या है? तो सेक्युलर वो भी नहीं है। सेक्युलरिज्म एक जामा है, एक ओढ़नी है जिसको ओढ़ के माल बेचा जाता है भारत में। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है, कोई हिंदुत्व की बात करता है। बेसिकली क्या है कि इवन द मुस्लिम लीडर्स आर नॉट सेक्युलर, दे आर नॉट सेक्युलर बिकॉज उनकी पार्टीज का नाम देख लो आप यार, आपको सब पता लग जाएगा। दूसरा, हिज मैजेस्टी द किंग, और जबरदस्त यार, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस सर, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। इनका नाम ही है हिज मैजेस्टी द किंग। जय हिंद सर, जय हिंद योर मैजेस्टी। अगले साल 3 मेजर इलेक्शन होने वाले हैं, रशिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में। डू यू थिंक दैट द रिजल्ट्स ऑफ दीज इलेक्शंस अफेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर? ऑफ कोर्स, 100%। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ट्रंप या कोई रिपब्लिकन आ जाता है दोबारा 2024-2025 में जो यूएस में हो रहा है, इंडिया का तो मोरलेस सेट है। अब इंडिया में मैं ये कह सकता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी ही आएगी, ये आप लिख के ले लीजिए किसी से भी। मैं तो कोई नहीं होता बिकॉज बट इतना मुझे पॉलिटिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं, पर इतनी अकल मुझे भी है कि आएगा तो मोदी,
ये बात तय है 2024 की, इसमें कोई लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं हो सकता। रशिया में ऑलरेडी पुतिन है, मुझे नहीं लगता पुतिन कहीं जाने वाला है। मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग चाइना में, वहाँ पर तो चुनाव होते नहीं है कुछ, वो भी नहीं कहीं जाने वाला। और मुझे लगता है अमेरिका में अगर ऐसा हो गया तो फिर आप देखिएगा बहुत अलग अलग, क्योंकि ट्रंप ने अभी से बोल दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ही हैज मेड इट क्लियर टू एवरीबडी। आशाएं, जैन मेजर, जैन आशाएं जी, आपको क्या लगता है कि पीएम एंगेजिंग विद इंडियन डायस्पोरा इन एवरी कंट्री, आपको जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके विदेश में जो एनआरआईज हैं उनसे मिलते हैं, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या ये एक राजनीतिक कदम है जिससे आप दूसरे देशों को भारत की ताकत दिखाते हैं? वो तो है यार, भारत की ताकत तो देगी ना। अगर यूएस में जाएंगे आप, यूएस के प्रेसिडेंट को वहां पे बोलो कि यूएस के प्रेसिडेंट स्पीच दे रहा है, 1000, 2000, 5000 लोग होते हैं वहां पे मुश्किल से। यहाँ पे मोदी जी पहुंच जाए, फिर देखना वहां पे क्या जलवा होता है। तो भाई यूएस के प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि जो उसको वोट मिलने वाले हैं, जिन लोगों से उनको वोट मिलने वाले हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री को कुछ मानते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दे मे नॉट वोट फॉर हिम बिकॉज दे आर यूएस सिटीजन्स, बट दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज यार कि हमने हर समय अपने डायस्पोरा को, एनआरआईज को इग्नोर करा। ये कौन है ये लोग? ये जो एनआरआईज है ना, जो यूके में रहते हैं, यूएस में, हु आर दीस पीपल? दे आर बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। आज की तारीख में आप किसी भी देश में जाओगे ना, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में, अरे इंडियंस ये वो, ये बहुत बढ़िया, तारीफ 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 तारीफ, भाई बड़े सक्सेसफुल हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा लॉ मानने वाले हैं, इंटीग्रेट कर जाते हैं सोसाइटी में, घुल मिल जाते हैं सबसे, इनकी प्रोडक्टिविटी देखिए, पैसा इनके पास है, साइंटिफिक नॉलेज इनके पास है, क्वालिफिकेशन। ये कौन कर रहा है? ये तो एनआरआईज कर रहे हैं। एनआरआईज पहले भी कैपेबल थे, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद एनआरआईज बड़े कैपेबल बन गए, बड़े लायक। ये लायक शुरू से डे वन से लायक थे, ठीक है। बस सॉकेट में प्लग डालना था, ऑन करना था, जो काम मोदी जी ने करा। मोदी जी रियलाइज्ड यार कि ये बहुत बड़ी एक वैल्यू यहां पे पड़ी हुई है, बहुत एक खजाना यहां पे पड़ा हुआ है जिसको कोई देख ही नहीं रहा है, इनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो दैट इज व्हाट मोदी जी डिड। ही जस्ट कलेक्टेड ऑल दिस पीपल एंड ही सेड यार, यू नो, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। ये जहां जाते हैं मिलते हैं लोगों से, और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज आवर ट्रू पावर। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि आपने कभी पहले देखा टीवी पे कि कोई और भारत का प्रधानमंत्री है, वो जा रहा है और इतनी एक्टिवली मिल रहा है लोगों से बाहर विदेश में? नहीं। हाँ, मीटिंग्स होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई फंक्शन हो गया, कहीं चले गए, लेकिन खुलेआम भीड़ से मिलना। प्राइम मिनिस्टर मोदी रियलाइजेस द पावर ऑफ द एनआरआईज। और एनआरआईज पता है, जो पैसा भारत में भेजते हैं, वो भी वो नंबर 2 है यार। एक्चुअली पता है क्या है, जो एनआरआईज है ना, उनको देख के जो विदेश का जो गोरा है ना, वो भारत के बारे में एक ओपिनियन बनाता है। आप समझ रहे हैं? जो एनआरआईज पैसा भेजते हैं, वो नंबर 2 इंपॉर्टेंस की लिस्ट में नंबर 2 है। नंबर 1 क्या है? जो आपकी रेपुटेशन है, आपकी दुनिया भर में इज्जत है। क्योंकि हो सकता है वो जो गोरा है, या यूरोपियन है, या अमेरिकन है, या ऑस्ट्रेलियन है, वो कभी नहीं आया होगा शायद इंडिया, आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, पर उसको नहीं पता इतना। बट व्हेन ही सीज इंडियंस बीइंग सक्सेसफुल, बीइंग गुड, बीइंग हेल्पफुल इन द कम्युनिटी, एनआरआईज की बात कर रहा हूं, दे मेक एन ओपिनियन अबाउट द एंटायर कंट्री। और आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट प्रमोशन, इफ आई कैन से, जो हमारे देश का करा है एनआरआईज ने। इससे बड़ा कोई प्रमोशन नहीं हो सकता, इससे बड़ी भारत की एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। ये प्राइमोर्डियल स्टारडस्ट, वाह शाबाश, कैसे कैसे लोग यार। मुझे जयंत मेजर साहब, राम राम। राम राम जी। मैं आदर्श भाई, राम राम जयंत। ये कह रहे हैं कि हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये रिवील करा कि 560 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ फेंस हो गया बांग्लादेश, एंड रिमेनिंग 60 किलोमीटर अगले 2 साल में हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान इंक्लूडिंग पीओके का कभी बॉर्डर क्लोज कर सकते हैं? अगर हां, तो चाइना का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि उसने सीपैक और काराकोरम हाईवे। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी फेंस्ड है बॉस। द लाइन ऑफ कंट्रोल टुडे इज फेंस्ड। मतलब मुझे सवाल इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि क्या हम पाकिस्तान के, हाँ,
इंटरनेशनल बॉर्डर इज फेंस्ड, लाइन ऑफ कंट्रोल इज फेंस्ड, एवरीथिंग इज फेंस्ड विद पाकिस्तान। हाँ, कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे फेंस लग ही नहीं सकते, लेकिन वो भी अंडर सर्विलेंस है, वहां पे ह्यूमन बीइंग्स हैं। वहां पे कई जगह ऐसा होता है कि फेंस आपने लगाया, राजस्थान में सैंड ड्यून आया, पूरा का पूरा 200-300 मीटर का फेंस ले गया। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, फेंस को ढक दिया, फिर बीएसएफ खोद के फिर उसको फिर फेंस लगता है, वो काम जारी रहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पूरा मामला रहता है। तो किसी का ये सोचना कि हम करेंगे क्या, हमें करना चाहिए, वो ऑलरेडी डन है यार, वो ऑलरेडी डन है। 99% ऑफ द बॉर्डर विथ पाकिस्तान, 99% ऑफ द बॉर्डर विथ पाकिस्तान, ठीक है ना। इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वो एलएसी हो, एजीपीएल की बात मैं नहीं कर रहा, वो सियाचिन ग्लेशियर, वो मैटर अलग है, दैट्स अ सेपरेट टेरिटरी ऑल टुगेदर, फॉरगेट अबाउट इट। उस पर तो पूरी तरीके से भारत का कब्जा है ना, 100% सियाचिन ग्लेशियर। उधर पाकिस्तान 1% भी नहीं है, 1 स्क्वायर इंच पे सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान प्रेजेंट नहीं है। ये सारे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, इनकी फौज इनसे झूठ बोलती है, ये हमारी सियाचिन ब्रिगेड है, हम सियाचिन ग्लेशियर पे। कोई पाकिस्तानी, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर को, जो यहां पे आके बताए तुम कौन सी एरिया में हो सियाचिन में, बताना मुझे, एक बार बताना कहां पे हो। कुछ नहीं है, इन्होंने कोशिश करी थी, इनको मार मार के, मेरी रेजिमेंट ने मार मार के इनको सुअर बना के वापस भेजा था, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट was the one that planted the tricolor on Siachen Glacier and made it part of, it was always part of India, but ठीक है, वहां पे occupied नहीं था, we were the ones who went and occupied Siachen Glacier, ठीक है जी। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।